नमस्कार साथियों, आज हम अपनी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो बुक है ये हमारे भारत में आज़ादी के बाद के दौर को बताती है कि भारत में आज़ादी के बाद राजनीतिक स्तर पर कैसे बदलाव हुए और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने देश को किस स्वरूप में ढाला है। उसी से संबंधित जो हमारा आज का चैप्टर है, हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर अध्याय फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस बुक को एक विजुअल, अगर आपको इमेजिनरी तौर पे समझना होगा कि आपको कल्पना करनी आनी चाहिए। उन स्थितियों को समझने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के समय वास्तविक स्थिति क्या थी। अगर आज हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत है, पाकिस्तान है और दो अलग-अलग देश है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान एक देश थे। अब जब दो भाई एक है और दो मुल्क एक है, जब उनका विभाजन हो जाता है तो उनमें कौन क्या-क्या कठिनाई आती है, क्या चुनौतियाँ आती हैं, लोगों को कौन से दुख झेलने पड़ते हैं, कौन सी संवेदनाएं झेलनी पड़ती है। अगर इन चीजों को आप समझकर इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी रुचि बेहतर होगी और आज आप सही तरीके से न्याय कर पाओगे कि वो जो कंडीशन थी, वो जो समय था, वो कितना दुखदायक था। उस समय में उस समय के जो नेता थे उनको कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों में उन राजनेताओं ने हमारे देश का जो एक मजबूत ढांचा कैसे तैयार किया। अगर हम बात करें अपने पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर को पढ़ते समय आपको ये 3 बिंदु ध्यान होने चाहिए। कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हो क्लास 12th की एनसीईआरटी से संबंधित, तो वहाँ पर अपन को शॉर्ट में कुछ पहले पेज पे ये कुछ मान सकते हैं कि निष्कर्ष दिए हुए हैं। यानी हमें अपने बुक में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे इसमें पहले कहा गया है कि आज़ादी मिली लेकिन देश का बँटवारा हुआ। इसमें कहा गया है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें इस बात की खुशी थी कि हम 200 साल से अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। आज़ादी के सामने आज़ादी के मिलने के जस्ट बाद में हमारे सामने सबसे बड़ा दुःख ये था कि भारत के 2 टुकड़े हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग मुल्क बन चुके हैं और इस विभाजन से क्या हुई, बहुत सारी हिंसा हुई। इसको हमें समझना है। दूसरा, देश विभाजन हो गया। देश विभाजन होने के बाद अब हमें देश को एकता के सूत्र में बांधना है। जो पाकिस्तान में चले गए क्षेत्र वो पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो भारत के क्षेत्र है उनको हम एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, ये हमारे सामने चुनौती थी। तीसरा, अगर हमने अपनी बाउंड्री को निर्धारित कर लिया है, जैसे ये भारत की बाउंड्री, अगर हमने इस बाउंड्री को निर्धारित कर लिया है तो भारत के भीतर भी बहुत सारी विविधताएं हैं। इन विविधताओं को हम संरक्षण कैसे देंगे, इन विविधताओं को हम कैसे सम्मान करेंगे, इनसे संबंधित हमें इस चैप्टर में देखना है। तो अब हम समझते हैं हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौती से संबंधित। तो हमारा देश आजाद हुआ 14-15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, द ट्रस्टी विद डेस्टिनी। यानी अब से जो भी नीति निर्माण किया जाएगा वो भारत के लोग निर्धारित करेंगे। अब भारत का जो भाग्य है वो भारत के लोगों में है। इस भाषण के साथ जवाहरलाल नेहरू अपने देश की आजादी की घोषणा करते हैं और इसी के साथ हमारा देश दो मुल्कों में डिवाइड हो जाता है। एक मुल्क बनता है पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश। दूसरा देश होता है भारत। इस विभाजन के बाद जो भी देश में विभिन्न कठिनाइयां आई उन पर हम अब सबसे महत्वपूर्ण तरीके से गौर करते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारे देश अब जब आजाद हुआ तो हमारे देश के सामने मेनली 3 चुनौतियां थी। अगर हम फर्स्ट चुनौती की बात करें तो फर्स्ट चुनौती ऐसी थी कि हमारे देश का विभाजन हो चुका है। विभाजन के बाद में जो भी शेष क्षेत्र जो भारत के अंडर में है उसे एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना है। और ये कैसे सुनिश्चित होगा? हम जानते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है और भारत में क्या है, विविधता बहुत ज्यादा है।
और यही भारत की क्या खूबसूरती है। विविधता इस सेंस में कि भारत में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं। अब अगर धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है तो संभव है कि आगे भाषा के आधार पर भी हो सकता है, या फिर धर्म के आधार पर भी अगर अलग धर्म है वो भारत से अलग होने की बात कर सकते हैं। इसलिए संविधान निर्माण के समय, देश निर्माण के समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि विविधता का सम्मान किया जाए और विविधता का संरक्षण किया जाए, ताकि लोगों में अलग होने की भावना पैदा ना हो, अलगाव की भावना पैदा ना हो, और वो भारत के साथ जुड़े रहे, एकता और अखंडता के साथ। आपको ये समझ में आ गया कि भारत का जब विभाजन हुआ वो किस आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है। तो भविष्य में भी ये जरूरी है कि भारत में विविधता तो बहुत सारी है, चाहे धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो। मल्टीपल टाइम अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है। अब आज अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि भारत में विविधता में एकता है, लेकिन उस समय यह संभव नहीं था। उस समय यह संभव ये हुआ कि संविधान निर्माताओं ने विविधता को समझा और विविधता का सम्मान किया और विविधता का संरक्षण किया, और इस संरक्षण से ही लोगों ने अपने आप को भारत के साथ सेफ फील किया और भारत में शामिल होना चुना। अगर हम दूसरी चुनौती की बात करें, दूसरी चुनौती में अगर हम देखें तो दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करना। इसे आप ऐसे समझिए कि स्वतंत्रता संग्राम के समय, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, संविधान निर्माता या अन्य नेताओं ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि जब भी देश आजाद होगा तो पहली कंडीशन यह होगी कि जनता के द्वारा शासन किया जाएगा। जनता क्या करेगी? शासन करेगी। जनता के प्रतिनिधि ही शासन करेंगी और प्रतिनिधि जनता की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार ही काम करेंगे। और दूसरा ये था कि सभी लोगों का विकास किया जाएगा, सभी लोगों का सम्मान पूर्वक और न्यायपूर्ण विकास किया जाएगा। और सबसे मेनली बात ये थी कि इसमें गरीब जो भी लोग होंगे, जो भी वंचित लोग हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेनली उस पर ज्यादा वर्क किया जाएगा, तो सभी का विकास होगा। और उस विकास में भी हम किसको ज्यादा वरीयता देंगे? जो भी गरीब लोग हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर अन्य फैक्टर हैं, उनको हम सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान करेंगे। अगर हम तीसरी चुनौती की बात करें, तीसरी चुनौती की बात थी विकास की, जो मोटा मोटी अभी हमने बात कर ली है कि सभी का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और सभी के विकास में भी जो जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो ये तीन चुनौतियां देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण थी। और अब हम बारी बारी इन चुनौतियों के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम एक सबसे महत्वपूर्ण दो राजनेता के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा कहा गया था कि हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। यानी जो भी बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, उनकी जो भी कठिनाइयां हैं, इनको हमें दूर करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अब बहुसंख्यक मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, बहुत सारे समुदाय है। उनमें भी क्या है, जाति के आधार पर क्या है, विविधता है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पाकिस्तान में शामिल होता है तो आप अपने मस्जिद में जाने के लिए, आप अपने मंदिर में जाने के लिए, पूजा स्थल पर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। आपके धर्म और आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कोई लेना देना नहीं होगा। अगर एक सेंस में मान के चले तो जिन्ना ने ये बात कही है कि आपके धर्म और आपकी जाति से राज्य को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन्ना महोदय ने अपना जो स्टेट है, अपना जो कंट्री है, वो किस आधार पर बनाई है? इस्लाम के आधार पर, इस्लाम धर्म के आधार पर उन्होंने अपने देश का गठन किया है। तो उनकी धार्मिक पहचान क्या थी? इस्लाम धर्म था। लेकिन भारत की अगर बात करें और भारत में ही अगर नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने कहा था कि भारत में मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है और वो इतनी ज्यादा संख्या में है, अगर वो दूसरी जगह जाना भी चाहें तो भी संभव नहीं है। यह एक बुनियादी तथ्य है। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के जो भी अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई सिख है, पारसी है, अगर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है तो हमें उनके जैसा व्यवहार हमारे अल्पसंख्यक के साथ नहीं करना है। हमें उनकी आजादी का, उनके धर्म का, उनके अल्पसंख्यक स्टेटस का संरक्षण करना है।
अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी राजनीति में ये नाक का नसूर बन जाएगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, अगर हम इसे समझें कि जो भी अल्पसंख्यक है, अगर अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक वर्ग सम्मान नहीं करेगा तो ये नाक का नसूर बन जाएगा राजनीति में, यानी बहुत बड़ी विध्वंसक घटना होगी। और प्रेजेंट में अगर हम देखें कि हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो रही हैं, मुसलमान वर्ग को ये फील हो रहा है कि हिंदू बहुसंख्यक है और हम अल्पसंख्यक है, और हिंदू समुदाय के द्वारा हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो अगर हम नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे लिए अपमानजनक बात है। कोई भी हिंदू है उनके लिए अपमानजनक बात है कि हम बहुसंख्यक है, और बहुसंख्यक होने के बाद में भी जो चुनिंदा लोग हैं हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो श्योरिटी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो भारत में अपनापन ढूंढ पाए। तो ये नेहरू जी के कथन थे कि अगर अल्पसंख्यक है तो भी हमें उनकी आजादी का सम्मान करना है, और ऐसा भावना पैदा करनी है, ऐसा माहौल पैदा करनी है जिससे वो भारत में अपने आप को सेफ फील करे। इन दोनों उदाहरणों से आपको समझ में आ जाएगा कि एक इस्लामिक धर्म की बात करता है और दूसरा जो राजनेता है वो धर्मनिरपेक्ष चरित्र की बात करता है। इन दोनों शब्दों को हम आगे समझेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि विभाजन कैसे हुआ। विभाजन को ऐसे समझिए कि 15 अगस्त के दिन देश के दो टुकड़े हो चुके थे। अब ये विभाजन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, इसका जो बैकग्राउंड है वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के साथ ये घोषित कर दिया गया था कि देश के दो टुकड़े होंगे, और ये किस आधार पर होंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? मुस्लिम लीग और जिन्ना महोदय के द्वारा कहा गया कि भारत में, जो भारत है, जो ब्रिटिश भारत है, वो दो कौमों का देश है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये हक है कि वो अपने लिए अलग देश की मांग करे। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, और इसी मांग के आधार पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर एक अलग देश की मांग की, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग देश की मांग की, और उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान की मांग की। और ब्रिटिश सरकार ने इस पाकिस्तान की मांग को लास्ट में स्वीकार कर लिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के दो टुकड़े हुए और भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब विभाजन की प्रक्रिया कैसे रही, इसको समझिए। विभाजन की प्रक्रिया को हमें देखना है। कहने भर मात्र से तो ऐसा नहीं होगा कि ठीक है देश का विभाजन कर लीजिए, भारत अलग हो जाएगा, भारत से निकलकर पाकिस्तान बन जाएगा, नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको हम एक अलग राष्ट्र बना देंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर मुस्लिम की संख्या सबसे ज्यादा हो, मुसलमान बहुसंख्यक हो। लेकिन इसका समाधान ऐसा निकाला गया। अब इससे आप एक अलग नक्शे में देखिए, नक्शे से समझते हैं। ये पूरा भारत है, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत ऐसा था। अब इसमें से ये निकाला गया कि जो भी अलग, जो बहुसंख्यक है, जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, उसको पाकिस्तान में मिला दिया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो स्पेशली बहुसंख्यक था। इसका समाधान ऐसा निकाला गया कि जहां पर भी ज्यादा मुसलमान हैं उनको एक अलग क्षेत्र बना दिया जाए। तो ये जो पंजाब क्षेत्र है, पहले भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र था, पंजाब और सिंध का, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुसलमान संख्या में अधिक थे। दूसरा यहाँ पर देखा गया कि जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या क्या थी, सबसे ज्यादा थी। तो इनको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। क्योंकि और दूसरी चुनौती ये थी कि दोनों को एक जगह कर पाना संभव नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि इस स्थान को उठाकर हम यहाँ पर कर दें और इनको मिला दें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दो स्टेट बनाए गए, पाकिस्तान की भी दो टुकड़े किए गए, यानी पाकिस्तान एक होगा लेकिन वो अलग अलग जगह होगा। तीसरी चुनौती हम देखते हैं इसमें कि जो लोग थे जो पाकिस्तान की सीमा में आ गए, जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान के पंजाब की या फिर पूर्वी पाकिस्तान की, तो यहाँ पर सभी लोग ऐसे नहीं थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जैसे अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान,
जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पर निवास करते थे इस पंजाब क्षेत्र में यहाँ पर। तो वो भारत से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं मानी गई और दुर्भाग्यपूर्ण उनको भी पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर हम बात करें, जो पंजाब के मुस्लिम मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और जो बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी अल्पसंख्यक हिंदू थे, अल्पसंख्यक मुसलमान कम्युनिटी थी। अब ऐसा था कि इनका विभाजन कैसे किया जाए, इनको कैसे बाँटा जाए, तो उसका निर्धारण ऐसे हुआ कि इनको जिला के स्तर पर विभाजित किया जाएगा। इन जहाँ पर अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, तो उस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग जिला बना दिया जाएगा और उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। और चौथी समस्या क्या थी? चौथी समस्या ये थी कि मान लीजिए कि भारत ये पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, बाकी भारत है। तो भारत का जो दिल्ली का क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या थी। अगर हम बात करें पूर्वी पाकिस्तान में, वहाँ पर भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। यानी मुसलमानों के अपोजिट अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं की जो संख्या थी वो अल्पसंख्यक थी। यहाँ पर भी अल्पसंख्यक थी, यहाँ पर भी अल्पसंख्यक थी, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज़्यादा थे। ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र हिंदुओं का है और ये इतना क्षेत्र है वो क्या है, मुसलमानों का है। ये अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा, इनका विभाजन कैसे किया जाए? इनको किस में शामिल किया जाए, भारत में या पाकिस्तान में? ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इन 4 मुद्दों का समाधान निकालना ही था। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले देश का विभाजन हो गया और विभाजन हो गया और अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया था कि कौन-सा क्षेत्र किस देश क्षेत्र में शामिल होगा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब और बंगाल का क्षेत्र है या फिर दिल्ली का बीच का क्षेत्र है या फिर जो भी पाकिस्तान में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू है, उनको अभी तक ये पता नहीं था कि हम कौन से देश में शामिल है, भारत में है या पाकिस्तान में है। इससे पहले देश आज़ाद हो गया और जो इस घटना से क्या हुआ, मान लीजिए ये भारत है और भारत में यहाँ पे मुसलमानों की संख्या अल्पसंख्यक है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक है, तो इन लोगों पर अत्याचार किया गया। भारी मात्रा में मार-काट हुई और बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार किया गया, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनको रातों-रात एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं से ज़बरदस्त जबरन शादी कर ली गई और कुछ लोगों ने अपनी आन-बान शान को बचाने के लिए अपनी ही बहू-बेटियों को मार दिया। ये जो त्रासदी थी वो विभाजन के कारण पैदा हुई। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हो गया, खुशी की बात थी। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग इस त्रासदी से ग्रसित हो गए, जिनसे जिन्हें इस त्रासदी से बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, अपना घर-बार चला गया, अपने बीवी-बच्चे चले गए, अपनी खुद की जो भूमि चली गई, जो लोग बहुत वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, जिनके पुरखे यहाँ पर रह रहे थे, उनको अपनी जगह रातों-रात छोड़ के जाना पड़ा और छोड़ के जाने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि उनके लिए दूसरे देश में महल बना रखे, नहीं, उनको शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा और शरणार्थी शिविर में भी ऐसा नहीं था कि उनके लिए निश्चित था कि इतने दिन में उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, नहीं। उनको हफ्ते भर महीने भर, सालों भर वहाँ पर निवास करना पड़ा और वो अमानवीय कंडीशन में उनको करना पड़ा। जैसे आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में देखिए, लोग ट्रेन में भर-भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। अब आगे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं जो सआदत हसन मंटो का है। इसमें कहा गया है कि दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच-खींच के निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा कि बहनों और भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली। इस कारण इस आपका जो स्वागत है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यानी जो भी जो उनके धर्म के नहीं थे, उनको तलवार से काटा गया, उनको मार दिया गया और दूसरे जो उनके धर्म के थे उन्हें खीर, जलेबी, फल दिए गए। ये जो घटना थी वो वास्तव में हुई थी। लोगों को मारा जा रहा था, कोई लोग जैसे हम बात करें अगर भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और भारी मात्रा में हिंसा हुई। इससे आप एक आंकड़े से समझ सकते हैं कि कम से कम 80 लाख लोग एक जगह से जगह जाने पर मजबूर हुए और कम से कम 5 से 10 लाख लोग मारे गए
और ये विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी थी, प्रवासन की सबसे बड़ी घटना थी। अब इस मद्देनजर अब हमारे सामने हमारे राष्ट्र निर्माता थे, उनके सामने क्या चुनौती थी? आप एक बार धैर्य से इस चीज़ को दोबारा समझिए कि खुशी थी कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश जिस कंडीशन में आज़ाद हुआ, वहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा हुई, लोगों को मारा-काटा गया। उनके लिए उस आज़ादी का कोई मीनिंग था नहीं। और दूसरा जो पाकिस्तान स्टेट था, पाकिस्तानी जो राज्य बना, पाकिस्तानी जो देश बना, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर लिया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम 1951 के आंकड़े देखेंगे, तो 1951 के आंकड़े में आप देखिए कि यहाँ पर कम से कम 10 से 12% मुसलमान लोग थे। और अगर हम भी अपने आप को हिंदू धर्म घोषित कर देते, तो ये भारत के लिए, भारत की विविधता के लिए एक अपने आप में अपमानजनक, और हमारे जो देश के संविधान निर्माता थे, उनके लिए भी एक अलग होता कि हमने जो एकता का सपना देखा था, जो अखंडता का सपना देखा था, और वो धर्म के आधार पर चकनाचूर हो गया। तो भारत के सामने सबसे ज़्यादा जो चुनौती थी, वो थी अल्पसंख्यकों का संरक्षण। और दूसरा था कि भारत को अपने चरित्र, जो क्या था, धर्मनिरपेक्षता, उसका सम्मान करना था और उसी के अकॉर्डिंग अपने देश को ढालना था। तो हमने देख लिया, इसलिए अगर हम धर्मनिरपेक्ष चरित्र की बात करें, तो धर्मनिरपेक्ष चरित्र में होगा कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राज्य ये सुनिश्चित करेगा, चाहे आप कौन से भी धर्म के हो, राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य हर धर्म का संरक्षण करेगा, हर धर्म को बढ़ावा देगा, ताकि वो अपने आप को संरक्षित कर सके, सुरक्षित कर सके, अपना प्रचार प्रसार कर सके। इसके लिए जैसे हम बात करें, इसके लिए किसी भी धर्म, अगर हम आज की बात करें, तो राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म पर टैक्स नहीं लगाएगा। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जैसे कोई यात्रा निकल रही है, तो वहाँ पर पुलिस मुहैया कराएगा, ताकि शांति से सम काम संपन्न हो जाए। तो राज्य ने यहाँ ये नहीं कहा कि जो हिंदू है उन्हीं का संरक्षण करेंगे। राज्य ने कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, जो भारत के नागरिक है, हम सभी का सम्मान करेंगे। धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। अगर हम आज भेदभाव करेंगे, तो धर्मनिरपेक्षता का चरित्र है, जो भाषाई आधार पर विविधता है, उनके आधार पर देश बंटकर रह जाएगा। इसलिए संविधान निर्माताओं की और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की एक दूरदृष्टि थी कि उन्होंने देश को एकता में बांधने के लिए सबको एक आजादी दी, जिससे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपनी विविधता, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके और देश को एक अलग सूत्र में बांध सके, एकता के सूत्र में बांध सके, अखंडता के सूत्र में बांध सके। पहली चुनौती हमने पार कर ली है। तो पहली चुनौती का अर्थ है कि अब जो हमारी एकता और अखंडता है, किस सेंस में? धर्म के सेंस में। उसका हमने समाधान ऐसे किया कि हमने अपने आप को, चरित्र को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। दूसरी चुनौती हमारे सामने ये थी कि जो रजवाड़े हैं, उनको भारत में कैसे विलय किया जाए। जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू होती है, लागू होने के साथ ही उनको ये अधिकार दिया जाता है कि जो ब्रिटिश प्रांत है, जो ब्रिटिश भारत है, वो भारत या पाकिस्तान में विभाजित हो गया 2 भागों में। लेकिन जो देशी रियासतें हैं, जिन पर बाहरी रूप से किसका नियंत्रण था? अंग्रेजों का, लेकिन आंतरिक मामले वो खुद देखते थे। अब इनको ये आजादी दी गई कि आप भारत में भी शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं और स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि कोई भी रजवाड़ा है, कोई भी रियासत है, अगर उनको ये आजादी दी दीजिए कि आप अपने हिसाब से अपने आप को संगठित कर सकते हैं, अलग देश बना सकते हैं, अलग रियासत बना सकते हैं, तो कोई भी अपने आप को किसी दूसरे देश के अधीन नहीं करेगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि उस समय एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 565 देशी रियासतें थी, और भारत इस हिसाब से 565 देशी छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट कर रह जाता। मान लीजिए, अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर आपको ये रियासत नज़र आ रही होगी, हैदराबाद, यहाँ पे मैसूर, यहाँ पर त्रावणकोर है, इसमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पे त्रावणकोर। यहाँ पर आगे हम देखें जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है।
ये बहुत सारी जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ये बहुत सारी देसी रियासतें अगर भारत में शामिल हो जाती, अब इस नक्शे को जो वो नीला-नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये भारत से अलग होकर स्वतंत्र हो जाता, तो भारत की एकता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। भारत अपने आप को कभी भी सुरक्षित नहीं महसूस करता। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनको एकता के सूत्र में बाँधा जाए और इनको भारत में मिला लिया जाए और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन देशी रियासतों से बातचीत करते हैं और देशी रियासतों से बातचीत करने के बाद इन्हें भारत में शामिल कर लेते हैं। अगर हम सरकार के नज़रिए की बात करें, तो सरकार का नज़रिया था कि किसी भी हालत में देश को एकता के सूत्र में बाँधना है। तो सबसे पहले तो पटेल महोदय जाते हैं रजाबंदी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आप यहाँ पे देखिए विलय पत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाते हैं। अगर कोई कर लेता है रजीमंदा तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो सरदार पटेल कह देते हैं कि पहले मैं खिड़की से अंदर आया हूँ, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा वैसे ही इंडियन आर्मी अंदर आएगी और आपको साइन तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो पटेल महोदय ने अपनी सूझबूझ के साथ देशी रियासतों को मिला लिया है। आपको यहाँ पर मेरे कहने का सेंस ये नहीं है कि सभी के साथ ज़बरदस्ती की गई, नहीं। सभी से बातचीत की गई है, बातचीत करने के बाद इन्हें भारत में शामिल किया गया है और कोई भी क्षेत्र है उसकी विविधता है, तो उस विविधता के अकॉर्डिंग उसे स्थान भी दिया गया। जैसे हम जम्मू-कश्मीर की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान का प्रावधान किया गया। मणिपुर की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट थे उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा और आकांक्षा के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ स्वायत्तता दी गई है। चाहे विलय पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चाहे कोई मिलना चाहे तो भी ठीक है, अगर कोई किसी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर भारत में मिलना चाहे तो भी उसे भारत में मिलने की आज़ादी दी गई थी। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग देशी रियासतों को अपने आप में शामिल कर लिया। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनमें अगर हम बात करें, पहला उदाहरण हम बात करें, तो सबसे पहले त्रावणकोर देशी रियासत ने कहा कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते। सेकंड हैदराबाद, उसके बाद में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़। ये कुछ देशी रियासतें हैं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। अब हम हैदराबाद के बारे में समझते हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी में हैदराबाद के बारे में और मणिपुर के बारे में बताया गया है और जो जम्मू कश्मीर है उसको क्षेत्रीय आकांक्षाओं में रिप्रेजेंट किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो हम इसे 8वें चैप्टर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं में अच्छे से समझेंगे। हैदराबाद में ऐसा था कि हैदराबाद को जो नवाब था वो सबसे ज्यादा अमीर था। अब हैदराबाद को भारत में शामिल करना इसलिए जरूरी है, आप इस मैप में देखिए कि ये जो क्षेत्र है ये हैदराबाद का है। अगर इस क्षेत्र को भारत में शामिल नहीं किया जाता या अगर ये पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा, तो इससे भारत में शामिल करना जरूरी था। इसलिए हैदराबाद के नवाब को 1 साल का समय दिया गया सोचने के लिए। अब इस 1 साल में हैदराबाद के नवाब ने क्या किया कि जो तेलंगाना के किसान थे और जो महिला थी उनके साथ अत्याचार किया, कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जो अलग धर्म के लोग थे या जो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं थे उनके साथ उन्होंने शोषण किया, बलात्कार किया, उनको उत्पीड़ित किया। इनसे क्या हुआ कि दंगा बढ़ गया और इस दंगे को दबाने के लिए त्रावणकोर के राजा ने अपने रजाकारों को भेजा कि जाइए इनको मारिए पीटिए, इनको सही दिशा में लाइए ताकि ये क्या कर सके, नवाब का विद्रोह ना कर सके। उन्होंने भारी मात्रा में हिंसा की। इस हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने इस हिंसा को रोकने के लिए सैनिक कार्रवाई की और इस सैनिक कार्रवाई में 1948 सितंबर 1948 को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। अब सबसे रोचक जो एग्जाम्पल है वो मणिपुर का है। मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, बोध चंद्र सिंह से बातचीत की गई और बोध चंद्र सिंह को भारत में विलय कर लिया गया। यहाँ तक ये आसान लगता है, लेकिन ये कैसे किया गया है? जो मणिपुर की आम जो जनता थी उनसे चुनाव करवाए गए वैश्विक मताधिकार के आधार पर। उन्होंने अपने आप को भारत में शामिल होने की जो बात थी उस पर सहमति जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ भारत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो आंतरिक मामले है वो हम हमारी सरकार खुद डिसाइड करेगी। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र का गठन हुआ।
यानी जो यहाँ का प्रधान होगा वो राजा होगा, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं वो राजा देखेगा, बाहरी मामले भारत सरकार देख सकती है। इस बात पर सहमति हुई, विधानसभा का गठन किया गया और यहाँ पे काम चालू हो गया। लेकिन जो भारत सरकार थी और जो मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी कि हम पूर्ण रूप से मणिपुर को शामिल कर लें, और इसके लिए भारत सरकार ने राजा पे दबाव डाला और राजा से जबरदस्ती से साइन करवा लिए। इस घटना से क्या हुआ, जो वहाँ की जनता थी वो नाराज हो गई और आज तक ये नाराजगी कायम है। आज तक जो वहाँ की मणिपुर की जनता है वो भारत सरकार के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है। उन्हें भारत सरकार की इस घटना से अब तक दर्द है और वो भारत के साथ अपनी कनेक्टिविटी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब तक हमने क्या समझा उस पे हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या समझा है। पहली चुनौती थी कि देश का विभाजन हो चुका है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हो रहे हैं और इस कंडीशन में देश को एक सूत्र में बांधना है। वो हमने भली भांति कर लिया। दूसरा, हमने देखा कि जो देशी रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, उनको भारत में शामिल करना है और उस प्रक्रिया में क्या-क्या बाधाएं आई और पटेल महोदय ने इन बाधाओं को कैसे निपटा, कैसे इस सीमाओं का निर्धारण किया, कैसे देशी रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। नक्शा मैं इतना बढ़िया से नहीं बना पाऊंगा, फिर भी आप इस चीज को ऐसे समझिए। मान लीजिए भारत है, अच्छा नहीं है बट कोई ना, मान लीजिए। अब हमने पूरी बाहर की बाउंड्री डिसाइड कर ली क्योंकि हमने भारत और पाकिस्तान का निर्धारण कर लिया है। ओके, अब हमने आंतरिक रूप से जो भी देश है, आंतरिक रूप से चाहे देशी रियासतें हो चाहे अनदर हो, उनको भी हमने भारत में शामिल कर लिया है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जो क्षेत्र के अंदर भाषा और विविधता की बात है, उनके आधार पर हम कैसे सीमांकन करें। आप बोलोगे ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि जो भारत का जो आंतरिक रूप से सीमांकन किया गया है वो प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है, और अंग्रेजों ने जैसे जैसे आक्रमण किया, भारत के क्षेत्र को पराजित किया, जीता, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सीमा का निर्धारण कर दिया। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होगा तो हम भारत का जो सीमांकन है आंतरिक रूप से उसे क्षेत्रीय विविधता के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर करेंगे। तो ये कब किया गया? 1920 में नागपुर अधिवेशन में ऐसी घोषणा की गई कि जैसे ही देश आजाद होगा तो हम भारत के अंदर जो क्षेत्रीय विविधता है उनका सम्मान करेंगे और भाषा के आधार पर हम अपने राज्यों का गठन करेंगे। देश आजाद हो जाता है, देश आजादी के बाद लोग कहते हैं कि आपने प्रोमिस किया था कि अब भाषा के आधार पर देश का सीमाओं का निर्धारण करेंगे। लेकिन सरकार को उस समय ये लग रहा था कि आज अगर हमने भाषा के आधार पर अंदर से देश को बांट दिया तो देश की जो एकता अखंडता का मुद्दा है, यहाँ पे धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विकास का मुद्दा है, इनसे हम भटक जाएंगे। तो हमारे लिए पहला विकास जरूरी है, दूसरा देश की एकता जरूरी है, और इसके लिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम भाषा के आधार पर भी देश को अलग अलग क्षेत्रीय विविधता में बांट सके। इसलिए उन्होंने इस समिति इसको मना कर दिया कि नहीं, अभी उचित समय नहीं है, अभी हम भाषा के आधार पर ऐसा नहीं करेंगे। इस मांग को सबसे पहले पोटी श्रीरामुलु महोदय के द्वारा उठाया गया। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें एक अलग राज्य का गठन करना है। अगर हम बात करें, उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की। उन्होंने तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की मांग की, जो तमिलनाडु से अलग होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनको एक अलग स्टेट दिया जाए, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की मांग को सरकार ने मना कर दिया। और इस घटना से क्या हुआ, आंध्र जो पोटी श्रीरामुलु थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु से क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की सरकार, जो तमिलनाडु की सरकार थी, उन बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया, छात्र नेताओं ने इसका विरोध किया, वहां पर हिंसा बढ़ गई, लोगों ने बसें जलाई, सार्वजनिक व्यवस्था तहस नहस हो गई। इस हिंसा से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि हम आंध्र प्रदेश राज्य की गठन करेंगे। और भाषा के आधार पर सबसे पहला जो स्टेट बना है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है।
अब इस बात से क्या हुआ कि अन्य लोगों में भी उत्साह जनरेट हुआ कि हमें भी अब भाषा के आधार पर अलग राज्य दिए जाने चाहिए। और इन सभी राज्यों के दबाव में आकर सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसने सही पाया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इस तरह से भाषा के आधार पर जो क्षेत्रीय विविधता की मांग थी उसे कुछ हद तक सोल्व आउट कर लिया गया। अब हमने जो थर्ड चुनौती थी उसको कैसे समझा है? हमने थर्ड चुनौती को ऐसे समझा है कि जो देश के अंदर की जो विविधता है, ये हमारा देश है और अंदर की जो विविधता है उनको हमें सम्मान करना होगा। और उसके सम्मान के लिए हमने क्या किया, जो भी एक क्षेत्र है जहाँ पर एक भाषा एक संस्कृति की बहुलता है उसे हमने क्या किया, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ऐसे हमने कितने स्टेटों में किया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ इसे देखिए। इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। स्टार्टिंग में राजनेता को लग रहा था कि इससे देश बंट जाएगा, देश छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएंगे, देश एकता में नहीं रह पाएगा। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति सामने है। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है कि जनता की इच्छा और आकांक्षा का सम्मान करना, और अपनी इच्छा और आकांक्षा के लिए लोग आंदोलन कर सकते हैं। और भाषा के आधार पर राज्य की मांग के लिए आंदोलन किए गए। और उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ कि सरकार को मानना पड़ा कि हाँ, ये सही है और हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इससे देश कमजोर नहीं बल्कि ये साबित हुआ कि भारत में विविधता में एकता है। भारत विविधता का सम्मान करता है। स्टार्टिंग में सामने हमारे सामने ये चुनौती थी कि कहीं देश को एकता के सूत्र में बांधने के नाम पर कहीं क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय एकता को भूला ना दिया जाए। क्षेत्रीय जो विविधता है उसका सम्मान भुला ना दिया जाए, उनका भी सम्मान किया जाए। लेकिन भारत का जो चरित्र है लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक में भी जनता के द्वारा किए जाने वाला आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि भारत का जो लोकतंत्र है वो जनता की इच्छा और आकांक्षा का सम्मान करता है, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करता है। अगर इसी एग्जाम्पल को हम श्रीलंका के संदर्भ में देखें तो वहां पे तमिल है और सिंगली लोग हैं। तो वहां पर इस विवाद को समझाया सुलझाया नहीं गया और आज तक वहां पे दंगे हो रहे हैं। लेकिन भारत ने ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होने दी। भारत ने लोकतंत्र का सम्मान किया और लोकतंत्र के सम्मान के साथ ही लोगों को ये अधिकार दिया कि आप आंदोलन कीजिए। और आंदोलन आंदोलन से जो नतीजा निकला, और उस नतीजे से हमने दो चीजें साबित कर दी। एक तो देश में लोकतंत्र है और इस विविधता में भी क्या है, देश की एकता शामिल है। आप इसे यहाँ समझिए कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना। यानी हमने धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विभिन्नता को पहचाना और उन्हें स्वीकार किया। साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकता है भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आपसी विरोध हो। और दूसरे शब्दों में कहें कि भारत में लोकतंत्र की धारणा विचार और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। आगे के दिनों में अधिकतम राजनीति इसी दायरे में चली। जैसे आगे की बात करें तो आगे भी हमने क्षेत्रीय विविधता का सम्मान किया और क्षेत्रीय विविधता के सम्मान के साथ हमने उनका संरक्षण भी किया। और इस आधार पर अगर हम इसे देखेंगे तो हमारे यहाँ 1956 के बाद में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जैसे 1960 में किया गया गुजरात और बम्बई का, 1967 में पंजाब और हरियाणा का किया गया, 1972 में मेघालय एक बनाया गया। ये सभी जो बातें हैं जो इस पैराग्राफ में दी गई है वो क्या साबित करती है, वो ये साबित करती है कि हमने विविधता का सम्मान किया है और जरूरतों के अकॉर्डिंग हमने देश में विविधता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर एक बार हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि हमारे आज की चैप्टर की समरी क्या थी। फर्स्ट समरी ये थी कि हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान करना था, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और आगे ऐसा ना हो इसलिए हमने देश में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को चुना है। दूसरा, रजवाड़ों का विलय, क्यों रजवाड़े का विलय नहीं होता, उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया जाता तो भारत टुकड़ों में बंट जाता और उस आजादी का कोई मीनिंग नहीं रहता। तीसरा, हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान दिया।
जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी लोगों की, उनका हमने सम्मान किया, और क्षेत्रीय आकांक्षा के आधार पर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया, और विविधता में एकता की जो हमारी लोकतांत्रिक धारणा थी उन्हें हमने स्थापित किया। जो हमारा आज का पहला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और उसमें देश को एकता की सुंदर में बांधने का, वो हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है, और हमने जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र का हमने संरक्षण कैसे किया, अपने देश को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे डाला, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।